तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था, बट रिवीजन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ये चीज़ देख ली थी कि आपका वही ऑब्जेक्ट जो डिटेल्स होते हैं, जब आप सेटिंग में जाते हो, सेटअप में जाते हो और आप क्या करते हो, सारा उसमें जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है आपका डिटेल्स है, फील्ड्स, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें डेटा टाइप है, वैलिडेशन रूल हमने देखे थे, ठीक है, वैलिडेशन रूल हमने क्रिएट करके देखे थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके ऊपर हमने ये पूरा असाइनमेंट भी किया था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फील्ड्स कैसे बनाते हैं, आप कैसे प्रोफाइल को फील्ड लेवल सिक्योरिटी कैसे सेट करोगे, राइट, परमिशंस कैसे दोगे, प्रोफाइल को एक्सेस कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आई थिंक इतना तो क्लियर है। उसके बाद में जो टॉपिक्स थे वो हमारे क्या क्या थे, जस्ट 1 मिनट। ऐप एक्सचेंज मार्केट प्लेस, अगर आपको कोई भी ये करना है, एप्लीकेशन, आपको कोई भी फीचर चाहिए, कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऐप एक्सचेंज पे जाके उसको इंस्टॉल करते हैं अपनी ऑर्ग में। कुछ होते हैं फ्री, कुछ होते हैं पेड। फ्री होंगे तो आपको कोई भी उसमें अमाउंट पे नहीं करना है, बट अगर पेड है यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट एंड देन यू कैन यूज़ दैट लाइसेंस, दैट पैकेज इन योर ऑर्ग। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने देखा है, बेसिक्स ऑफ वैलिडेशन, तो हमने वैलिडेशन रूल देख ही लिया था अच्छे से। देन योर लाइटिंग ऐप बिल्डर। अब देखो, लाइटिंग ऐप बिल्डर में हमने क्या किया था, पेज का आपका जो कंपोनेंट है, लेआउट्स है, वो कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लाइटिंग ऐप बिल्डर में देखी थी। आप जब एडिट पेज पेज करोगे, तो जब आप एडिट पेज करके जाते हो, वहाँ पे हमको लाइटिंग ऐप बिल्डर दिखता है और आप कंपोनेंट की जो पोजीशन है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और वही एप्लीकेशन का आपको कलर चेंज करना है, आइकन कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसा दिखना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका उससे लाइटनिंग ऐप बिल्डर से चेंज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपका टॉपिक लाइटनिंग ऐप बिल्डर। सिक्योरिटी मॉडल, सिक्योरिटी मॉडल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ना मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट भी बताया था सिक्योरिटी मॉडल का, कि आप जब प्रोफाइल जो होता है यूज़र का, प्रोफाइल पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेवल के जो एप्लीकेशन लेवल का, ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल हम एक्सेसेस देते हैं। तो आपका जो प्रोफाइल है उसमें जो भी एक्सेसेस हैं वो होते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट। आप हमेशा उसको ही कंसिडर करोगे, प्रोफाइल कभी भी किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। अगर प्रोफाइल में किसी को एक्सेस दिया हुआ है कि एडिट या डिलीट करने का एक्सेस दिया हुआ है, बट आगे आके जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट में, या फिर आप परमिशन सेट में वाले एक्सेस नहीं देते हो, तब भी जो प्रोफाइल में जो एक्सेस दिया हुआ है वो काम करेगा, हमेशा ओवरशैडो करता है प्रोफाइल में जो भी एक्सेस होते हैं। आपका प्रोफाइल होता है, उसके बाद में आता है OWD, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, आपका ये जो भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ एक्सेस होता है। आपको जो भी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करना है सबसे ज़्यादा, वो आप क्या करोगे, OWD में दोगे। उसके बाद में आता है दिस रोल हायरार्की। रोल हायरार्की हमने देखी थी, जिसमें सीईओ है, सीईओ के अंडर में कुछ मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो आपकी कंपनी में जो हायरार्की फॉलो होती है, कोई ना कोई किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी को रिपोर्ट कर रहा है, वो आपकी हायरार्की होती है। हायरार्की हम क्यों बनाते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कंपनी की कल्चर में कोई प्रॉब्लम है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में कोई, आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप किससे जाके बात करोगे। अगर आपके पास एक डेजिग्नेटेड मैनेजर होगा या फिर आपके जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो वो होगा, तो आप सीधे अपने कंसर्न्स उनसे बात कर सकते हो एंड ही विल टॉक टू अदर पर्सन। ऐसे क्या होता है, मैनेजर्स के लिए भी ईजी होता है, क्यों, क्योंकि अगर मैनेजर्स के अंडर में आप 10 लोग रख रहे हो, तो उसको पता है कि हाँ मुझे इन 10 लोगों का ध्यान रखना है, ही विल analyze you closely, he will see your behavior, he will see your performance, he or she they will analyze you accordingly। but अगर ऐसा कोई designated person नहीं है and your project, मतलब आपकी कंपनी में ऐसा है कि कोई भी हायरार्की मेंटेन नहीं है, then it will be problematic because you don't know where to go, where to ask for help and whom to ask for help and what could be the
what could be the issue that should be discussed with which person. तो इसी तरीके से वो रोल हायरार्की इसलिए मेंटेन की जाती है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी रोल हायरार्की में कोई पर्सन आ जाता है तो डिस्क्रिपेंसीज हटाने के लिए, मैनुअल एफर्ट्स बचाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्सेसेस उसको मिल जाते हैं, प्रोफाइल को ना देके रोल को मिल जाते हैं। तो अगर वो रोल को मिलते हैं सारे एक्सेसेस, तो वो रोल पे जब होगा कोई पर्सन तो वो सारे काम करेंगे। तीसरा था हमारा ये शेयरिंग रूल्स था, ठीक है। तो शेयरिंग रूल्स क्या होते हैं, इसका सिग्निफिकेंस यही होता है कि जब व्हेनेवर अ पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अ टाइम बीइंग, और उसका क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिस पे वो काम कर रहा है, तो मैनुअल ये शेयरिंग रूल से क्या कर सकते हैं, हम जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स में, सब ऑर्डिनेट में, और हमारे से जो पर्सन है उससे नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, दे कैन शेयर दोज रिकॉर्ड्स विद अदर पीपल, ओके। तो दैट इज़ वाई योर शेयरिंग रूल कम्स अंडर पिक्चर, कि अगर थोड़े टाइम के लिए कोई भी इमरजेंसी पे जाता है या फिर ऐसा कोई सीन होता है, तो उस टाइम में आप शेयरिंग रूल का यूज़ कर सकते हो। एंड मैनुअल शेयरिंग इज ऑल्सो सेम, बट शेयरिंग रूल्स क्या होता है, आपका ऑटोमेटेड हो सकता है, जिसमें आप कस्टम कोड लिख के अपना शेयरिंग रूल के लिए ना टैग्स होते हैं बने हुए, सेल्सफोर्स में ऑलरेडी है। और मैनुअल शेयरिंग में क्या होता है, मैनुअली एक बटन होता है मैनुअल शेयर का, उससे आप मैनुअली शेयर कर सकते हो रिकॉर्ड किसी दूसरे यूज़र को, जिसके साथ आपको करना है, जिसके पास ऑलरेडी एक्सेस नहीं है रिकॉर्ड देखने का। तो ये सिक्योरिटी मॉडल है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, सिक्योरिटी मॉडल अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। हम लोगों ने ये भी देखा था, ओके। हम लोगों ने रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स पढ़े थे। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स आपका क्या है, किसका पार्ट है, ये एनालिटिक्स का पार्ट है, ओके। रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स क्या होता है, कोई भी अगर आपको ये करना है, रिप्रेजेंट करना है डेटा इन फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप रिपोर्ट का सहारा लेते हो, है ना। एनालिटिक्स के आजकल बहुत सारे टूल्स चल रहे हैं मार्केट में, गूगल एनालिटिक्स है जो बहुत फेमस है, उसके अलावा बहुत सारे पेड टूल्स है। कंपनीज ना बहुत सारे ये लाइसेंस खरीद के और बहुत सारा पे करती है दूसरे टूल्स को, ताकि उनका डेटा क्या है, उनको बस ये चाहिए कि हमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, राइट। इफ़ यू आर मेकिंग अ डिसीजन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका एक अलॉटेड बजट है, आप उस बजट को, आपके पास एक रिक्वायरमेंट आया कि ठीक है हम लोग प्रमोशन करते हैं, हमारा प्रोडक्ट अभी अच्छे से नहीं बिक रहा है, और आप प्रमोशन करने जाते हो, पर आपको पता ही नहीं कि कौन सी प्रमोशन टेक्निक लगेगी आपकी। प्रोडक्ट के हिसाब से आप ऑडियंस चूज़ करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट लैपटॉप है तो उसकी रीच क्या होगी, टीनेजर्स होंगे, कोई आईटी का क्राउड होगा, कॉर्पोरेट पीपल होंगे, दे विल लुक आउट फॉर योर लैपटॉप, राइट। पर उसी जगह पे अगर आपने कोई सोप का ब्रांड निकाला, ठीक है, तो कोई कॉमन मैन है, राइट, कॉमन पर्सन है, उन लोगों की रीच वहाँ पे ज़्यादा होगी। टीन्स की रीच कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगी, बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप एनालिटिक्स में एनालिसिस कर रहे हो आप डेटा का, तो यू शुड नो योर रीच, यू शुड नो योर टारगेट ऑडियंस, यू शुड नो व्हाट डेटा यू आर कंसिडरिंग। तो इसीलिए जब भी आपके पास डेटा होगा ना, डेटा नेवर लाइज, ठीक है। डेटा जब आपके पास होगा तो आप एग्जैक्ट चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को प्रमोशन किस मोड में करना है, मैं बिलबोर्ड का यूज़ करूँ या फिर मुझे टीवी एड्स देना चाहिए, मुझे मैगजीन देना चाहिए, मुझे फेसबुक पर डालना चाहिए, इंस्टाग्राम पर डालना चाहिए, लिंक्डइन पर डालना चाहिए, या फिर कोई सेलिब्रिटी स्पॉन्सर करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है आजकल, डिजिटल मीडिया इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड राइट नाउ। तो आप ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करोगे, यू शुड हैव सम कॉन्क्रीट डेटा। तो आप जितना फ़िल्टर करते जाओगे डेटा को ना, उतना ज़्यादा आपके डिसीजंस रेक्टिफाई होते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स सेल्सफोर्स में इनबिल्ट है, आपको अलग से कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करना, सीधे आप वन मिनट तो सीधे आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट्स में आपके पास क्या क्या प्रिविलेज है, क्या क्या पर्क्स है, उसमें आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है। एक ग्लैंस आप चेक कर सकते हो कि डेटा का प्रोग्रेस क्या है, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती है। उसके बाद में आप फ़िल्टर सेट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, और आप रिपोर्ट टाइप अपना कस्टमाइज रिपोर्ट टाइप बना सकते हो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको ये भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट सीधे मेल पे आ जाती है। तो हमने रिपोर्ट्स पढ़े थे। रिपोर्ट्स होते हैं आपके 4 टाइप के,
होता है, पहला टैबुलर होता है, टैबुलर रिपोर्ट होती है, फिर समरी रिपोर्ट होती है, मैट्रिक्स रिपोर्ट होती है, जॉइंट रिपोर्ट होती है। तो टैबुलर रिपोर्ट इज योर बेसिक रिपोर्ट, इसमें चार्ट या ग्राफ का कोई फैसिलिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे बनती है। टैबुलर रिपोर्ट इज अ बेसिक टेबल फॉर्म। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट है अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अकाउंट and account has so many fields, right? Let's suppose 20 fields account have. So your columns would be those fields names and your rows will be the records. ठीक है, हर एक रिकॉर्ड में कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, उस फील्ड में क्या क्या वैल्यू स्टोर है। तो वो सारी वैल्यूज आपको दिखेंगी। तो दिस इज योर बेसिक रिपोर्ट। आप चार्ट और ग्राफ क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आपको ग्राफ या चार्ट बनाना है, यू शुड हैव 2 ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट। ठीक है, हम हमेशा चार्ट या ग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिलेशन दिखा सके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे भी ऑब्जेक्ट के बीच में, फिर एक चीज़ के से दूसरी चीज़ के बीच में क्या रिलेशन है वो दिखा सके। बट टैबुलर में ऐसा नहीं होता, एक ही ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज वाई योर चार्ट एंड ग्राफ ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। सेकंड होती है समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि दिस विल शो यू अ समरी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक जो ऑब्जेक्ट एक जो मतलब एक ग्रुप कर सकते हो आप, या तो रो या फिर कॉलम। ठीक है, तो आप इसमें I'm not talking about one group. You can group as many as objects, but not objects, or as many as fields, but group by fields. But you cannot do grouping in row and column simultaneously. Either you can do row, either you can do column. So that is there in summary report. अब अगर आप जो मैट्रिक्स रिपोर्ट की बात करोगे तो मैट्रिक्स में आप ग्रुप कर सकते हो रोज को भी और ग्रुप कर सकते हो कॉलम्स को भी। और समरी रिपोर्ट में, टैबुलर रिपोर्ट में, मैट्रिक्स रिपोर्ट में, तीनों रिपोर्ट में आप चार्ट एंड ग्राफ ये सारी चीज़ें बना सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ही लेजिट सा रीज़न है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप इजीली उसमें रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, जॉइंट रिपोर्ट। जो 2 रिपोर्ट्स होती है आप उसको ज्वाइन करोगे, दैट विल बी अ जॉइंट रिपोर्ट। जॉइंट रिपोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? यही है कि भाई अगर आपको एक 2 ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्ट है, दूसरी ही रिपोर्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट कॉमन है, फिर कुछ तो रिलेशन है, बट आपको क्या करना है, एनालाइज करना है डेटा सारा एक साथ, दोनों रिपोर्ट का, चारों ऑब्जेक्ट को एक साथ करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जॉइंट रिपोर्ट बनाओगे। इसमें भी आपको चार्ट, ग्राफ और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आया समझ में इतना? यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये तो आपका रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड इज सेम। आप अपना रिपोर्ट्स के जो चार्ट्स ग्राफ्स होते हैं वो आप क्या कर सकते हो, सीधे उसमें डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो एज अ कंपोनेंट। बट डैशबोर्ड में आप, डैशबोर्ड इसे नाम से ये कि आपको एक बोर्ड है, आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो दिख रहा है। तो रिपोर्ट में हमको क्या दिखता था, डेटा एज ए टैबुलर फॉर्म में दिखता था। एक्सेल हम देखते थे जहाँ पे हमको डेटा पूरा शो हो रहा है और हम उसको वैल्यूज देख के एनालाइज कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें अवेलेबल है। बट डैशबोर्ड में कैसा है, आप सीधे ग्राफ दिखाओगे उसमें एंड मैक्सिमम आप 20 कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। आपको फॉर सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक बार में मुझे एक ऑब्जेक्ट के सारे रिपोर्ट्स देखना है, क्योंकि मुझे उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है डिटेल में। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक रिपोर्ट खोलने तो नहीं बैठोगे। इस केस में क्या करेंगे, डैशबोर्ड में हम सारे रिपोर्ट जो है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो डैशबोर्ड काफ़ी इंटरेक्टिव होता है क्योंकि उसमें जो फीचर्स है उसके कारण आप सीधे जैसे ग्राफ में दिखाते हो कि ये वाली लाइन क्या डिनोट करती है, ये वाली लाइन कौन से ऑब्जेक्ट को बताती है, राइट, कौन से फील्ड को दिखाती है और उसका कैसा लेआउट होना चाहिए, सारी चीज़ें ना डैशबोर्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट होती दिखती है। तो यही एक अच्छी बात है। अगर आपको फटाफट से देखना है, कंपैरेटिवली उसकी प्रोग्रेस चेक करना है, तो आप डैशबोर्ड यूज़ करो। रिपोर्ट होता है आपका डिटेल। जब भी हमको कभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड या फिर कोई भी क्या डेटा जनरेट हुआ है उन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी हमको रिपोर्ट भेजना है क्लाइंट को, तो हम लोग हमेशा रिपोर्ट का ही सहारा लेते हैं। रिपोर्ट क्योंकि आप ग्राफ रिपोर्ट में डाल सकते हो, बट डैशबोर्ड में आप ये नहीं डाल सकते, टेबुलर फॉर्म वाले डेटा और ये सारे नहीं डाल सकते, तो ये वहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट आपका चैटर हमने देखा था।
काफ़ी सिंपल है। जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वैसे आपका चैटर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, बेसिकली सेल्स फोर्स का। तो जैसे हम लोग पोस्ट करते हैं, हम लोग ये करते हैं, पोल डालते हैं, पोल के अंदर आप वोट करते हो, क्वेश्चनर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि डाउट होता है, बट आप वो अब वो क्या पूछे, अपने पर्सनल नंबर पे कॉल करके अपने मैनेजर इनसे क्या बात करें, राइट। बट जब आपके पास ये प्रिविलेज होता है दैट योर सीनियर पीपल एंड योर कलीग्स आर देयर इन योर ऑफिस, तो आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हो, राइट। आप आसानी से सीधे से पूछ सकते हो, आपको पता भी होता है कि उनका रिएक्शन कैसा है अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो चैटर इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो अपने ग्रुप पे, ठीक है। जैसे आप एक्सटर्नल, अभी सारे जो कंपनीज है वो एक्सटर्नल टूल यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टीम्स यूज़ होता है, इससे पहले स्काइप यूज़ होता है, क्योंकि ये सारे टूल्स हैं। बट चैटर में आप क्या कर सकते हो, आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपका और का ही चैटर अवेलेबल होगा सेल्सफोर्स में। उसमें हमें क्या करना होता है, अपना एक्टिवेशन दिखाना होता है कि आप कितना एक्टिव हो वहाँ पे और कितना फ्रीक्वेंटली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए और क्या किसी को अगर कुछ टास्क कंप्लीट करना है, जो ये सारी चीज़ें हैं ये आप चैटर से कर सकते हो। किसका ओपिनियन चाहिए है, फ़ोटोज़ आपको भेजना है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये चैटर था। अभी हम क्या करते हैं, 2 मिनट बाद ये करते हैं, बिज़नेस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस प्रोसेस वर्क फ्लो रूल्स, ठीक है, वर्क फ्लो रूल्स पढ़ना चालू करते हैं। आई जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स। हम लोग 10:30 से स्टार्ट करते हैं।
तो हम देख रहे थे बिजनेस प्रोसेस। देखो आपका जो भी बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं वो ये है, रूल्स है, प्रोसेस बिल्डर है और लाइटनिंग फ्लो है। 3 टाइप के बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। ऐसे तो आपका अप्रूवल प्रोसेस भी है, ये सारी चीज़ें हैं, बट आप बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट पे प्रोसेस चाहते हो कि वो चले, ट्रिगर होना बोलते हैं उसको। देखो जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, या उस अकाउंट ऑब्जेक्ट की किसी भी रिकॉर्ड पे कोई भी चेंज हो रहा है, आप उसको अपडेट करके सेव कर रहे हो, कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हो, बट आपने उसको सेव किया, एडिट करके उसको सेव किया, उसको सूडो अपडेट बोलते हैं। कोई अपडेट नहीं किया, बट आपने जस्ट एडिट करके उसको कोई चेंज बिना किए अपडेट कर सेव कर दिया, पर आपका सिस्टम का लास्ट मॉडिफाइड बाय फील्ड चेंज मॉडिफाइड डेट वाला फील्ड का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, बट उसके अंदर कोई फील्ड अपडेट नहीं होगा, तो उसको सूडो अपडेट बोलते हैं। जब भी हमको वो चेंज इम्प्लीमेंट करवाना होता है तो हम वही करते हैं। और हाँ, अपडेट या डिलीट किया या फिर कुछ भी किया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमको अगर कोई बिजनेस प्रोसेस चलती हुई चाहिए, कोई बिजनेस प्रोसेस, कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए कि भाई अगर ये क्रिएट हुआ या अपडेट हुआ, इस पर कुछ भी हुआ तो ये फील्ड अपडेट हो जाना चाहिए, इसकी वैल्यू हो जाना चाहिए, किसी और रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उससे, उसके फील्ड की अपडेट होना चाहिए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। अब हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉस है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे वर्क फ्लो रूल। वर्क फ्लो रूल जो था ना वो स्टार्टिंग से सेल्सफोर्स ने दिया है, अभी क्या आ गया, प्रोसेस बिल्डर आ गया, क्योंकि वर्क फ्लो रूल की चीज़ें प्रोसेस बिल्डर से होती है एक्सेप्ट वन थिंग, बट बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस बिल्डर में हो रही है। तो अब ऐसा है कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्रोसेस बिल्डर ही लिखें जब भी वो अपना बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। तो I'll just log in my Facebook account. तो workflow rule क्या होता है आपका? Workflow rule nothing but you, if you want to achieve something, you want to achieve some task or do to or to implement any functionality, तो उस केस में आप क्या करते हो, workflow rule लिखते हो उस ऑब्जेक्ट पे। अब हम देखते हैं कि workflow rule से क्या आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है। देखो वर्कफ्लो रूल पे जाओ, प्रोसेस ऑटोमेशन, यहाँ पे लिखा है ऑटोमेशन। आप क्या कर रहे हो, जब आप ये वर्कफ्लो रूल या कोई बिजनेस प्रोसेस लिख रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेट कर रहे हो उस प्रोसेस को, आप मैन्युअली एफर्ट बचा रहे हो अपने। आप अभी एक प्रोसेस लिखा, उसमें क्या करेगा वो, जब भी रिकॉर्ड सेव या अपडेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपका वो चीज़ हो जाएगी, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, आपको मैन्युअली नहीं करना है। सो दैट इज कॉल्ड योर प्रोसेस ऑटोमेशन, आप ऑटोमेट कर रहे हो अपना फ्लो, ठीक है। दिस इज योर वर्कफ्लो रूल। तो अगर आपको कोई नया रूल क्रिएट करना है, सॉरी आई हैव क्लिक्ड ऑन क्रिएट न्यू व्यू, बट यू हैव टू डू क्रिएट न्यू वर्कफ्लो रूल, ठीक है। न्यू रूल पे क्लिक करना, कंटिन्यू विद वर्कफ्लो रूल, क्रिएटिंग फ्लो बिल्डर। फ्लो बिल्डर का भी ऑप्शन है, पहले ये नहीं आता था, पहले सीधे वर्कफ्लो रूल पे ही क्रिएट करते थे वो, करने का ऑप्शन आता था। अभी आपको ये बोलेगा ऑब्जेक्ट, तो जैसे हम वैलिडेशन रूल किसी ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं वैसे ही हम वर्कफ्लो रूल भी ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं। मतलब जब ऑब्जेक्ट में जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में कोई चेंज होगा, इट द वर्कफ्लो रूल विल फायर फॉर दैट रिकॉर्ड, ओके। हमको किस पे लिखना है, कॉन्टैक्ट पे लिखते हैं हम वर्कफ्लो रूल। कॉन्टैक्ट लिया मैंने, इसको आप नेक्स्ट करो। सबसे पहली चीज़ है कि ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए आपको किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है बट हमारे पास, हमको पता नहीं होता कि किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है, क्योंकि वो एक लेमन लैंग्वेज में बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी होना चाहिए। बहुत बार रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें पता नहीं होता वर्कफ्लो रूल से करें, प्रोसेस बिल्डर से करें, किस चीज़ से करें। तो दिस इज़ द मेन टास्क वेयर एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स, यू हैव टू डिसाइड किस अप्रोच से ये चीज़ बेटर हो सकती है, ओके। अब देखो वर्कफ्लो रूल क्या है, कॉन्टैक्ट। हम क्या करते हैं, अपडेट करवाते हैं कोई रिकॉर्ड का फील्ड, रिकॉर्ड FIELD, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, दे सकते रिलेटेबल। देखो इसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ वर्कफ्लो रूल। पहला है क्रिएटिव।
तो ये इवैल्यूएशन क्या कर रहा है, चलेगा वो क्राइटेरिया का इवैल्यूएशन क्या इवैल्यूएट करेगा वो क्राइटेरिया को, अगर मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है तो ये वर्क फ्लो रूल चलना चाहिए, या फिर मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, और हर टाइम क्या कर रहे हैं इसको हम एडिट कर रहे हैं, कोई भी एडिट हो चाहे कितने भी एडिट हो, तो ये वर्क फ्लो रूल चले। अब देखो इस केस में क्या होता है, क्रिएट हुआ तब चला, बट हमने जब इसको अपडेट किया तो मान लो कि एक फील्ड है, कोई एड्रेस का फील्ड है, सिटी फील्ड है, और एक है स्टेट फील्ड है। तो हमने ये लिखा कि स्टेट फील्ड के अपडेट होने पे सिटी फील्ड अपडेट होना चाहिए, ठीक है, और एवरी टाइम इट्स एडिटेड, ये लिखा है हर टाइम उसको एडिट करोगे, कोई भी फील्ड कुछ भी एडिट करो तो वो होना चाहिए, हमारा स्टेट फील्ड अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि हमने क्राइटेरिया में दिया था सिटी फील्ड एडिट होना चाहिए, अभी कोई भी एडिट पे ये चल रहा है, बार बार अपडेट होता है, रिकर्शन की वो आ जाती है। रिकर्शन मतलब क्या करना, एक डेड लूप में आपका कंडीशन चलती जाएगी। अगर मैंने मान लो एक दूसरा रूल लिखा है कि स्टेट के अपडेट सिटी अपडेट होना चाहिए, और एक रूल लिखा है सिटी के अपडेट पे स्टेट अपडेट, दो रूल लिखे हुए हैं, एक वर्क फ्लो बनाया है स्टेट के अपडेट पे सिटी हो रहा है, एक प्रोसेस बिल्डर लिखा है सिटी पे स्टेट। अब इस केस में क्या होगा, आपका वर्क फ्लो रूल भी चलेगा और ये भी चलेगा, प्रोसेस बिल्डर भी चलेगा, आपका सिटी भी अपडेट होगा, फिर उससे स्टेट अपडेट होगा, स्टेट वो रूल चला तो उससे स्टेट अपडेट होगा, बट आपका दूसरा रूल चलेगा क्योंकि स्टेट अपडेट हुआ, इससे कोई और प्रोसेस टिक हो रही है, स्टेट अपडेट हो रहा है, फिर उससे सिटी अपडेट होगी, फिर स्टेट होगा, फिर सिटी होगी, फिर स्टेट, फिर सिटी, ऐसे अपडेट होते रहेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक डेड लूप में चला जाएगा कि ये चीज़ चलती रहेगी, तो इसी कारण बैकएंड में आपके ऑपरेशन चल जाएंगे, उस रिकर्जन को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एंड तीसरा वाला जो क्राइटेरिया है वो रिकर्जन को अवॉइड करने के लिए ही होता है, वो होता है क्रिएटेड एंड एनी टाइम इट्स एडिटेड टू सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया, मतलब क्रिएटेड तो चलेगा ही चलेगा, एंड एनी टाइम इट्स एडिटेड सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया, मतलब एडिट होने पे नहीं, बट जब हमारा क्राइटेरिया नॉन मेट से मेट पे जाएगा तब ये चलेगा। नॉन मेट से मेट कैसे, मान लो आपका नंबर फील्ड है वो 20 है, और हमारा क्राइटेरिया क्या है कि 20 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर क्राइटेरिया है कि 20 ये नंबर फील्ड है 20 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब इस सेकंड वाले क्राइटेरिया का क्या इशू है कि क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, मतलब अगर मैंने 10 वैल्यू डाली तब भी रूल चलेगा, मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया तब भी रूल चलेगा, और मैंने वैल्यू अगर 20 या 25 भी डाली तब भी रूल चलेगा, ठीक है। अगर हम क्राइटेरिया डाल रहे हैं कि 20 से अगर ज़्यादा है तो उस क्राइटेरिया के अंदर ये वैल्यूट करेगा और ये वाला अपडेट नहीं होगा। बट सब्सिक्वेंटली मीट में क्या होता है, अगर मैंने 10 वैल्यू डाली और वो पहले की 10 वैल्यू वो प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करेगा, ठीक है। पहले की अगर 10 वैल्यू है और अभी मैंने 20 डाली तो इट इज़ मीटिंग माई कंडीशन कि भाई 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो रूल चलेगा। तो मैंने पहले 10 डाली थी, अब पहले तो 10 था, अभी मेरा 20 है तो ये चलेगा, बट अगर वापस मैंने सेव किया रिकॉर्ड विथ 21 वैल्यू या 20 वैल्यू तो उसमें नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने डाला है सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया। तो मेट से मेट में कभी भी हम ये वर्कफ्लो रूल नहीं डालते, नॉन मेट से हम मेट में हमेशा डालते हैं। इसका मतलब होता है सब्सिक्वेंटली मीट मतलब नॉन मेट से मेट में जा रही है आपकी कंडीशन, ठीक है। ये होते हैं 3 इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज, और अभी यहाँ पे आपको क्या करना होता है, रूल क्राइटेरिया डालना पड़ता है, रूल रन दिस रूल हियर इफ द क्राइटेरिया मेट, तो आपको नाम हम क्रॉस वेरीफाई कर लो, वैसे तो सही होगा, जस्ट इन केस इफ यू विल फील लॉस्ट एनी टाइम, तो हमारा हमेशा पेज पे बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसको सिर्फ एनालाइज करना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ठीक है, हमको वैसे भी कोई क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, रूल क्राइटेरिया, तो इसको हम कर सकते हैं इक्वल्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देना चाहिए, डिपार्टमेंट, ईमेल डाल देते हैं। अगर कॉन्टैक्ट का ईमेल इक्वल्स हुआ ऐसा यार
test@mail.com। हमने क्या डाला, कॉन्टैक्ट का ईमेल इक्वल्स हुआ test@gmail.com पे। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये हमने क्या किया है, क्राइटेरिया डाला है, वर्क फ्लो रूल का क्राइटेरिया डाला है। वर्क अभी डालना बाकी है कि ये कि इसके बाद में क्या काम होगा। तो क्राइटेरिया हमारा है कि हमारा जो क्या डाला था मैंने, हाँ ईमेल है, वो ईमेल आईडी ये होगी। तो अभी सिर्फ क्राइटेरिया मतलब अभी ये वर्क फ्लो रूल अंदर आया है। ईमेल आईडी अगर ये है test@gmail.com, तो आगे का काम होगा। ये जस्ट इट इज़ जस्ट टू एंटर योर फ्लो इन द प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे एक्शंस है, तो वर्क फ्लो के ना कुछ लिमिटेड एक्शन ही होते हैं। वर्क फ्लो से हम 5 चीज़ें कर सकते हैं। हाउ एवर यू कैन डू मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम प्रोसेस बिल्डर, ओके। और वो काफ़ी लाइटनिंग का यूआई भी उसका बहुत अच्छा है कि ऑब्वियसली वो रिसेंटली तो नहीं बोलूँगी, इट्स बीन 3-4-5 ईयर्स जब प्रोसेस बिल्डर आया था। तो यहाँ पे देखो एक्सेस जो है, न्यू टास्क है, न्यू ईमेल अलर्ट है, और न्यू फील्ड अपडेट है, न्यू आउटबाउंड मैसेज है, ठीक है। तो जब भी हमारा ये सारे क्या बताते हैं कि जब भी हम नया क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हमने कोई क्राइटेरिया लगाया है, हमने रूल लगाया, तो ये उस रूल के अंदर की क्या चीज़ है कि न्यू टास्क क्रिएट करेगा। न्यू टास्क हमारा, हम टास्क काफ़ी क्रिएट किया है, बहुत बार ना ऑटोमेटेड होता है ये कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए तो टास्क क्रिएट हो जाए। तो कुछ नहीं होता है टास्क में, बस यू हैव टू गेट इट डन ऑन टाइम, ओके। तो न्यू टास्क का अपडेट बना सकते हो। एंड ईमेल अलर्ट, न्यू ईमेल अलर्ट, आपको अगर लोगों को कुछ मेल भेजना है, देयर आर सम यूजर्स और किसी को भेजना है, तो आप अपना बिहाफ में, अपने आईडी में वो यूज़ कर सकते हो एज अ ईमेल अलर्ट। न्यू फील्ड अपडेट, अब आपको ये है कि फील्ड अपडेट करना है उस रिकॉर्ड का, ठीक है। एंड यू weren't able to do that because of the notice period and what कुछ भी हो सकता है, टाइम नहीं मिला, प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हैक्टिक है, तो दे कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस। तो उस केस में यू कैन डू दैट, फील्ड अपडेट करो एंड सेंड इट टू एवरीवेयर। आई एम नॉट एडवाइजिंग इट, बट इट्स जस्ट अबाउट फिल अप योर आंसर शीट्स। तो इस तरीके से हम फील्ड अपडेट कर रहे हैं, तो दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड अपडेट। अब है न्यू आउटबाउंड मैसेज। न्यू आउटबाउंड क्या होता है, एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह पे जा रही है, दैट इज कॉल्ड आउट, और वो बाउंडेड है हमारी पहली चीज़ से, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड। तो आउटबाउंड मैसेजेस जो हमारे मेल पे हमको मेल आता है, राइट, वो एक सर्वर से होके आता है, हमारा मेल इनक्रिप्टेड है, आपके हम सबके लोगों में साइन ऑन डाला हुआ होगा। सो ये सिंगल साइन ऑन निकल गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, आपका डेटा सिर्फ सिक्योर बनाने के लिए, सिक्योर करना है हमको। तो चौथा है इसमें एक्साइटिंग एक्शन, एक्शन, ठीक है। तो फाउंड आउट, हमने बात की है फील्ड रिस्पेक्ट के बारे में। सो व्हाट सिलेक्ट एग्जिस्टिंग एक्शन, कुछ भी जो भी एग्जिस्टिंग एक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हम तो अभी तक करते ही आए हैं कि वट एवर एक्शन वी फाइंड इट ओके, इट विल सूट अस, वी टेक। सो एग्जिस्टिंग एक्शन है ये, जो भी पर्क्स और जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है जो लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक इट माइट बी दैट, since it is our developer org, so nobody knows about that. This is connected to project org, right? So uh, there's just one advice: keep in touch in people who are in Salesforce, okay? It will help you a lot. ठीक है, दिस वॉज अबाउट योर फ्लो ट्रिगर। ये चीज़ें याद रखने की इसमें क्या क्या है, वो ये है कि उनके बच्चे एंड देयर आर अदर थिंग्स। तो देखो यहाँ पे वर्क फ्लो एक्शन है और एट टाइम ट्रिगर है। अब ऐसा होता है बहुत बार कि आपने काम किया और आपको 1 महीने बाद में उसका कॉन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है,
या फिर 1 महीने बाद वो चीज़ें हो रही है एंड यू आर गेटिंग द कन्फर्मेशन या फिर फॉलोअप मेल आ रहा है या फिर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, टाइम ट्रिगर डालोगे। टाइम ट्रिगर क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में आपका मतलब ट्रिगर आज हो जाएगा, वो मेरा जैसे ही मैंने रिकॉर्ड बनाया इट विल ट्रिगर दिस प्रोसेस, बट मुझे मेल कब आएगा, जितने टाइम बाद मैं इसमें करूँगी, मतलब जो भी मुझे करना है, नॉट नेसेसरीली मेल, बट क्या करना है आपको, कभी कोई फील्ड अपडेट करना है, कोई भी चीज़ें परफॉर्म करवाना है, कोई भी ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन इसमें ये होती है 4 जो टास्क दिए हुए हैं, ठीक है, फील्ड अपडेट, क्रिएट अ टास्क और आउटबाउंड मैसेज और मेल अलर्ट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो 30 डेज आफ्टर रूट ट्रिगर्ड, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट रूट ट्रिगर्ड, कॉन्टैक्ट बर्थ डेट, जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, डेट है इतने, अब ये इतने दिन के बाद में अगर आपको ट्रिगर कराना है, क्रिएटेड डेट के बाद में, बाउंस डेट के, लास्ट मॉडिफाइड डेट के बाद में, तो वो वाली चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड फील्ड में कितने दिनों बाद, 10 दिन बाद, 1 दिन बाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। बस इसका ये लिमिटेशन है कि आप दिन डाल सकते हो, इसमें आप मिनट्स नहीं डाल सकते, घंटे नहीं डाल सकते, तो वो एक लिमिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। और एक और लिमिटेशन ये है वर्कफ्लो रूल की कि आप इससे रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते कोई भी, आप सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हो, आप सिर्फ नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, पर डिलीट नहीं कर सकते। और एक और लिमिटेशन है कि आपने देखा होगा इसमें सिर्फ जो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड फील्ड है सिर्फ वही दिख रहा है। तो द अदर थिंग इज, आप जो कॉन्टैक्ट जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के फील्ड है आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते विद द हेल्प ऑफ वर्कफ्लो रूल। आप वो चीज़ कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर से, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ वर्कफ्लो। ओके, तो ये इट वॉज अबाउट योर वर्कफ्लो रूल। हम लोग वर्कफ्लो रूल क्रिएट करके देखेंगे, नो डाउट इन दैट। प्रोसेस बिल्डर भी पढ़ेंगे हम कल और उसको भी क्रिएट करके देखेंगे। आज हमने रिवीजन किया है थोड़ा और उसके बाद में हमने वर्कफ्लो रूल पढ़ा है। वर्कफ्लो रूल में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक बार और मैं ब्रीफ दे देती हूँ। वर्कफ्लो रूल आपका बिजनेस प्रोसेस जो होते हैं उनको ऑटोमेशन करने का एक देयर इज वन ऑफ द वेज, ओके। और इसमें होता क्या है, आपका वर्कफ्लो रूल है, इसमें अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, कोई भी चीज़ है जो आप वैलिडेशन चाहते हो जो रिलेटेड भी है, तो उस केस में आप क्या करते हो, वर्कफ्लो रूल यूज़ करते हो। तो इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, क्रिएटेड, अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ये ट्रिगर होगा, मतलब ये तो ये रूल चलेगा। दूसरा है क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, मतलब क्रिएट तो जब बनेगा तब तो वर्कफ्लो रूल चली गई, बट जब इसको हर बार एडिट किया तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, ये बार बार रिफ़्रेश होगा, मतलब बार बार आप इसको एडिट कर सकते हो, ऐसा कहीं वो नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा होता है ये क्रिएटेड एंड सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ये प्रीवियस वैल्यू को देखता है। अगर मेरा क्राइटेरिया कि 20 होना चाहिए वैल्यू, तो अगर 10 हुई पहले की और अभी 20 है तो इट विल बी फाइन। पहले अगर 20 और अभी 20 है तो ये इज नॉट फाइन, क्योंकि आपने क्राइटेरिया क्या लिखा है, इक्वल। इक्वल मतलब इक्वल, नॉट अ 1 penny लेस एंड 1 penny मोर देन दैट। तो ये तो इट वॉज अबाउट योर वर्कफ्लो रूल। तो आप इसमें क्या करते हो, अपने उस ऑब्जेक्ट पे जाते हो और उस ऑब्जेक्ट नहीं, ये वर्कफ्लो रूल को सेटअप में सर्च करते हो एंड आपके एनालिटिक्स बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस के अंदर आपको ये दिख जाएगा। जस्ट क्रिएट न्यू एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी कि क्या क्या इससे हो सकता है, कैसे हम फंक्शनलिटी को और सिंपल कर सकते हैं, राइट। आया समझ में वर्कफ्लो रूल के बारे में, थोड़ा समझ में आया? हाँ मैम। ओके, ठीक है, ठीक है ना। अभी हम लोग वर्कफ्लो रूल बना के देखेंगे, मतलब कल बना के देख लेंगे।